अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे राबिया भट्ट के बारे में। कहीं राबिया भट्ट भी हुमैरा असगर की तरह खुदा न खासा। समझ तो रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। राबिया भट्ट हमारी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। ये किसी दौर में सुपर मॉडल हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में भी काम किया, जीवन नगर, पहली सी मोहब्बत और इस तरह के बहुत सारे सुपर हिट ड्रामों में काम किया। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन तकरीबन 1 साल से इनकी ना तो कोई पोस्ट सामने आई, ना कोई खबर सामने आई। पाकिस्तान में जंग शुरू हुई, जंग ख़त्म हो गई, बहुत सारे हालात ख़राब हुए, बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए। जिस तरह से हुमैरा असगर जो दुनिया से चली गई, इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल मैंने आपको आखिर में बतानी है। लेकिन पहले मैं ज़रा राबिया भट्ट के हवाले से बात कर लूँ, क्योंकि मुझे किसी ने राबिया भट्ट के हवाले से कहा कि राबिया भट्ट भी 1 साल से गायब है। अगर कोई लड़की जो अच्छा काम कर रही होती है इंडस्ट्री में, जिसको काम मिल रहा होता है, वो किसी भी तरह से एक साइड पर होती हैं, जब वो काम छोड़ती हैं तो यकीनन वो कोई ना कोई अनाउंसमेंट करती हैं। वो कहती हैं कि बस अब मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, या वो कहती हैं कि बस अब मैं शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कह रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ ये काम। उनकी शादी हो रही होती है, कुछ ना कुछ वो ज़रूर बताती हैं। लेकिन पिछले 1 साल से राबिया भट्ट जो है वो मंजर आम से गायब है। बहुत सारे लोग जो हैं अब फिक्रमंद हो गए हैं कि राबिया भट्ट भी कहीं खुदा न खासा हुमैरा अली असगर की तरह इस दुनिया से रुखसत तो नहीं होगी। अल्लाह ना करें, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। लेकिन मैं ये फिक्र में वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर वो कहाँ गायब है। आप लोगों ने उनके ड्रामे देखे होंगे, उनको इंस्टा पे देखा होगा, उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। और ये वही एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में अदनान सिद्दीकी ने डबल मीनिंग एक जुमला बोला था, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था, बहुत ज़्यादा उस पर कंट्रोवर्सी बनी थी। और वो जुमला था, शी इज़ द बेस्ट बट इन द टाउन। समझ रहे हैं आप? समझदार हैं, मेरी तरह ज़्यादा अनपढ़ तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। समझ रहे हैं कि अदनान सिद्दीकी ने क्या कहा था। अदनान सिद्दीकी एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने उनकी तारीफ़ कुछ इस तरह से की थी। वो तारीफ़ किस चीज़ की करना चाह रहे? खैर, अदनान सिद्दीकी के बारे में तो आप सभी को पता है। अदनान सिद्दीकी जो हैं वो बहुत ठरकी मिजाज बंदे हैं, क्योंकि वो कुछ भी कह देते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने ताबिश हाशमी के शो में कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप लड़की में सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है। वो आदतन पूछ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हाथ पाँव बड़े अच्छे लगते हैं, लड़कियों के हाथ पाँव अच्छे होने चाहिए। अब जाहिर है इस पे ताबिश हाशमी ने आगे से जवाब दिया था, हाँ पैर तो मैं भी देखता हूँ कि पैर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जहाँ सारी ज़िंदगी आपने रहना है वहाँ वो जगह तो अच्छी होनी चाहिए। मतलब उन्होंने थोड़ा मजाक में लिया, लेकिन उसके बावजूद अदनान सिद्दीकी ने एक और बात कही थी कि भाई लड़की जैसी भी हो बस जिंदा होनी चाहिए। ये बहुत जो क्लासिकल ठरकी किस्म के लोग होते हैं ना, बहुत आउटस्टैंडिंग ठरकी, वो कहते हैं नफ्स तो चलनी चाहिए, बाकी एज और फिज़िक और इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अदनान सिद्दीकी ने, मैं वैसे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर कोई भी वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो शायद उनको अच्छा ना लगे। मैं वैसे पर्सनली उनको उनकी अच्छाई भी बताता हूँ आपको। वैसे उनको जो है ना, इन बातों पे मैं अक्सर तनकीद भी कर जाता हूँ, उनको रोस्ट भी कर जाता हूँ। लेकिन अगर उनकी अच्छाइयों की तरफ नज़र डाली जाए तो उस लिहाज से भी वो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनको काम शाम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अदनान सिद्दीकी को फ़ोन किया मेरे सामने और कहा कि मेरे हालात आजकल बड़े ख़राब हैं, काम शाम नहीं है। तो उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं की, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए का मतलब कैश भेजा, और 1 लाख रुपये आजकल बहुत मुश्किल बात है। अदनान सिद्दीकी ने उनको 1 लाख रुपया दिया, जबकि उनके साथ उन्होंने कभी कोई ड्रामा डायरेक्ट नहीं किया था, बस फील्ड के हवाले से सलाम दुआ मिलना जुलना था, और उन्होंने उनको 1 लाख रुपया दिया था। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे राबिया भट्ट के हवाले से, तो राबिया भट्ट जो है वो इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब है। तो अगर कोई उनके बारे में कुछ जानता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं लोगों को आगाह कर सकूं। अब बात करते हैं हुमैरा असगर के हवाले से। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ना इंस्टाग्राम पर एक लड़की है, पता नहीं क्या नाम है उनका, मैं जानता नहीं हूँ, अपनी तरफ से तो वो एक्ट्रेस बनी हुई है, लेकिन कोई इतना उनको काम शाम मेरा ख्याल है मिलता भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपने उनकी पता नहीं इज्जत पर बात कर दी, फलां बात कर दी, ये बात कर दी, आप अपने पास से ऐसी बातें, वो अपने माँ बाप के साथ बहुत अटैच थे, ये वो। जब वो इस तरह की बातें कर रही थी तो मैंने पूरी तरह से पहले रिसर्च की थी। मैंने एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी ज़ुबानी ये सुना था कि हमने पहले उनके वालिद को कॉल की, उन्होंने कहा कि हमें डेड बॉडी नहीं चाहिए, हम सोचेंगे, और फिर हम कॉल करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई कॉल अटेंड नहीं की। इनके पेरेंट्स से रब्ता किया गया था, उसमें इनके भाई से बात हुई और उन्होंने उनके वालिद से बात कराई
और उन्होंने इनिशियली ये कहा कि हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम इनसे राब्ते में नहीं थे और फ़िलहाल हमने इनको डिसोन किया हुआ, तो हम अगर आए तो फिर आपको बताएंगे। मैंने उनका ये बयान सुनने के बाद वीडियो बनाई थी, उसके बाद उन लड़कियों की ये बातें मैं सुनता रहा तो मुझे यूँ लगा कि शायद ये भी अपने घर से कहीं कूच करके लाहौर से, इस्लामाबाद से कराची आई हुई हैं और मेरी बातें इनको इसलिए ज़्यादा लग रही हैं कि यार माँ बाप को राज़ी रखना चाहिए। देखें, मैं ये नहीं कहता था कि हुमैरा जो है वो अपने वालिदैन से राज़ी थी, नहीं राज़ी थी, जो भी था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पिछले तकरीबन 7-8 महीनों से उनकी बिजली का बिल जो है वो बिजली उनकी कटी हुई थी। अब बिजली कटी हुई थी और उसी कमरे में वो रह रही थी। इसका मतलब ये है कि वो 8-9 महीनों से किसी के साथ राब्ते में नहीं थी। उसी लाश की उसका पोस्टमार्टम करते हुए उनको ये अंदाज़ा हुआ कि इनकी ना तो कोई हड्डी टूटी हुई थी, ना इन पर कोई तशद्दुद हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। इनकी मतलब जो मौत है वो तकरीबन इतनी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि ये जो हाथ थे ना वो बॉडी से अलग हो चुके थे। हाथ बिल्कुल अलग पड़े हुए थे और बाजू अलग पड़ा हुआ था, और जिस तरह की वो बॉडी दिखाई गई उस पर भी बात करते हैं, दिखाई गई, क्यों दिखाई गई, ये सब भी। लेकिन उन चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा हो रहा था कि 8 महीने से। अभी जब उनके भाई सामने आए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग सिर्फ असगर अली फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि उस घर के अंदर से कुंडी लगी हुई थी या लॉक लगा हुआ था। उस घर के अंदर जो लॉक लगा हुआ था उसकी चाबियां 2 भी हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस बात पर सबको गौर करना चाहिए कि आखिर कोई था जो आया, पहले उसने अपनी वारदात की, यानी कि उनको मारा, उसके बाद जाकर बाहर से लॉक कर दिया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन बात यहाँ पर यह फिक्र की है, वो चीपा साहब को कह रहे थे कि इनसे पूछे, हम इनसे राब्ते में थे, लेकिन पहली कॉल जो पुलिस ऑफिसर ने की, मैं देखता हूँ अगर वो वीडियो मुझे मिल जाए तो मैं लगाऊंगा ज़रूर। जब पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि हमने डेड बॉडी देखते ही उनके घर वालों से रब्ता किया, तो उनके घर वालों ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। इनके पेरेंट्स से रब्ता किया गया था, उसमें इनके भाई से बात हुई और उन्होंने उनके वालिद से बात कराई और उन्होंने इनिशियली ये कहा कि हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है और पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम इनसे राब्ते में नहीं थे और फ़िलहाल हमने इनको डिसोन किया हुआ, तो हम अगर आए तो फिर आपको बताएंगे। इस बयान के मुताबिक हमने अपनी बात की कि इंसान को अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए। और शोबिज़ इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार हुए तो सबने अपना मुंह फेर लिया। मैंने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जिसमें मेहदी हसन साहब थे, और खैर मेहदी हसन साहब क्या, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है, जो जब अपने रूज पर गाते थे तो बड़े बड़े लोग उनके सामने बैठते थे। जब उन पर बुरा वक्त आया तो किसी एक अमीर का ना, मैं कहता हूँ कि दरिया में से या समंदर से एक लोटा भर के निकाल लेना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उनका इलाज कराने में, इतना उनके पास माल है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग भीख मांगने पर मजबूर थे, मदद मांगने पर मजबूर थे। अमानुल्लाह साहब को देखें आप, मेहदी हसन साहब को देखें, और अगर इसी तरह से हम बात करें, बेशुमार लोग हैं जिनके साथ इस तरह हुआ। लेकिन अब मैंने जब बात की तो कुछ लोगों को, फेमिनिस्ट टाइप के लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई ये बंदा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। भाई मैं उन लड़कियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, 8 महीने से अगर किसी को यही नहीं पता कि हमारी बहन कहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सख्त किस्म की नाराज़गी थी, बहुत सख्त किस्म की जो है ना वो लाताल्लुकी थी। और वो लोग जो इनके साथ आज कह रहे हैं कि भाई हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, भाई उस वक्त आप लोग कहाँ थे? और अब सोनिया हुसैन इस बारे में कहती हैं कि हमने एक बहुत अच्छा ग्रुप बनाया है, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं, बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि किसी वजह से दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर अकेली रह रही हैं, काम कर रही हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के, उन सब के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर जिनको जिस तरह की ज़रूरत होगी हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे। और मेरा ख्याल है रुबीना अशरफ भी उसमें शामिल हैं और बड़े बड़े स्टार्स, यासिर हुसैन। ये बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बड़े स्टार्स के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये करोड़ों रुपया कमाते हैं, और करोड़ों रुपया कमाते हुए अगर किसी को आप हर महीने किसी को 20,000 भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन खैर, स्टार्स अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो सिर्फ अपने ऊपर ही लगाते हैं। बहरहाल, इसके साथ मैं आपको शोबिज़ इंडस्ट्री का एक और रूप भी बताता हूँ। पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं जिनका नाम है महरीन जब्बार। महरीन जब्बार ने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन ड्रामे बनाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद अभी उन्होंने एक पोस्ट लगाई और उन्होंने कहा कि हम शोबिज़ इंडस्ट्री में इस तरह से हैं जैसे कोई भिखारी होता है।
हमारी जिंदगियां इस तरह से हैं जैसे कोई मांगने वाला होता है, क्योंकि जब हमने पैसे लेने होते हैं तो प्रोडक्शन हाउसेस और उसके साथ चैनल्स वाले, ये जितने भी लोग हैं, ये तो ना तो हमें टाइम पर पैसे देते हैं, ना हमारी बात सुनते हैं, हमें भिखारी बना के रख देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और आपको पता है, फैसल कुरैशी ने भी आज से चंद माह पहले की बात है, एक इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह पर एक पोस्ट लगाई थी कि अगर मेरे पैसे ना मिले तो आपका अगली पोस्ट में नाम भी, तस्वीरें भी लगाऊंगा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, मुझसे काम करवा लिया, पैसे नहीं दे रहे। अब पैसे, जाहिर है फैसल कुरैशी किसी में काम कर रहे होंगे ड्रामे में, तो कम से कम 70-80 लाख रुपया लेते हैं ये, ठीक है। अब जाहिर है एक ड्रामे जो इन्होंने 1 महीने में शूट करवा दिया होगा, एक ड्रामा, उसका 70-80 लाख रुपया है, या 50 लाख या 30 लाख, ये कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ते। और ये इस इंडस्ट्री का, जिसे आप समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा है, लेकिन यार ये लोग वक्त पर देते ही नहीं है, ना राइटर्स को देते हैं। हाँ, खलील साहब एक ऐसे राइटर हैं जो पैसे ले लेते हैं और काम फिर अपनी मर्जी से करते हैं, और काम करवाने वाले मजबूर होते हैं कि काश ये हमें लिख कर दे दे, हमारा ड्रामा सुपर हिट हो जाएगा। ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई। राबिया भट्ट से शुरू हुए थे, हमने हुमैरा के बारे में भी बात की, उनके ऊपर भी मैंने आपको तफसील से बताया। फिर इस इंडस्ट्री का ये रूह भी बताया कि जो लोग जिंदा है वो काम करके अपने पैसे नहीं ले सकते। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी एहसन खान के बारे में। तो एहसन खान कहते हैं कि जी अपने बच्चों को 15 साल से पहले मोबाइल नहीं देना चाहिए, उनका जो पर्सनल मोबाइल है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं, कार्टून देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन या तो वो मेरे मोबाइल से देखते हैं या फिर वो अपनी मम्मा के मोबाइल से देखते हैं, लेकिन मैंने उनको पर्सनल मोबाइल अभी तक नहीं अलाउ किया, और मैं सिर्फ उनको मोबाइल दूंगा 15 साल की उम्र के बाद। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं, देना भी नहीं चाहिए। 15 साल की उम्र के बाद भी उनके पास पर्सनल मोबाइल हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनके मोबाइल का पासवर्ड क्या है। मैंने बहुत सारे ऐसे घराने देखे हैं जिनकी बच्चियों ने मोबाइल मिलते ही माँ बाप के साथ इस कदर लड़ना, झगड़ना और इस तरह के फेस बनाने शुरू कर दिए हैं कि भाई वो अपने मोबाइल का पासवर्ड अपने बाप को नहीं देती, और जब आप उनका मोबाइल चेक करने के लिए बात करो तो इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं कि भाई आपको मुझ पे एतबार नहीं है, आपको अपनी बेटी पर एतबार नहीं है। भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने बाप को चेक करवा दें, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको उन्होंने एक और अंदाज में भी, उन्होंने एक और तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा भी एक बच्ची जिसका मर्डर हुआ है, छोटी 17 साल की वो बच्ची थी, उसके माँ बाप ने अगर उसका मोबाइल चेक किया होता, उसका मोबाइल चेक करते होते तो उनको पता होता कि उनकी बेटी किससे बात कर रही है, कौन उसको तंग कर रहा है, किससे वो परेशान है, किससे उसका राब्ता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बाद में इस बात को बहुत क्लियर किया था, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा ये जानता हो कि इधर सीढ़ियों से हम जाएंगे और ये वाला कमरा उसका है, ठीक है। और वो इतना, उसको हिचकिचाहट भी नहीं थी कि उसको घर भी पता और घर के बाद उसको वो कमरा भी पता है, क्योंकि अगर वो जाता तो पहले किसी और के कमरे में जाता और तफ्तीश में ये भी पता चलता कि वहाँ पर वो आया, उसने शोर मचाया। मैंने, उनकी फुप्पो घर पे मौजूद थी, उनकी वालदा घर पे मौजूद थी, वो शोर करती कि भाई कोई बंदा हमारे घर में घुसा है, लेकिन वो पहले डायरेक्ट उसके कमरे में गया और वहाँ पर उनकी कुछ देर बात भी हुई, जिस पर सना यूसुफ उनको ये कहती रही कि आप कलमा पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, आपको गुस्सा आ रहा है। ये सब किसने बताया? उनकी फूफो ने बताया। तो जब उन्होंने बताया तो ओब्वियसली वो वहाँ पर मौजूद थी, और अगर वो मौजूद थी तो आखिर ये कैसे हुआ? ये बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की थी। तो जाहिर है कि माँ बाप को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। सना जाहिर है वो बहुत समझदार नहीं होगी, इस एज में समझदार नहीं होंगी, ठीक है। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई थी, एक स्टार बन गई थी, हंसाती थी, इसी तरह हंसी शुगल मुहिम उन्होंने किसी के साथ बात की हो या ना की हो। लेकिन बात असल में ये है कि कसूर माँ बाप का इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि हमने इनको आज़ादी दी है, कॉन्फिडेंस दिया है। कॉन्फिडेंस नहीं, आप अपने बच्चों को कम से कम इतना तो उन पर अपनी नज़र रखें, अपनी मेहरबानी करें, उनको अपना साथ दें, उनके अपने साथ बिठाएं, दिन में बार बार बिठाएं, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चों की जो एक्टिविटी है वो किस तरह की है, वो किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल
अब इस पर आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं सना यूसुफ के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें करूं, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूं जो लोगों ने, बहुत समझदार बुजुर्ग लोगों ने मुझसे डिस्कस करते हुए कहा। तो बहरहाल आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, क्या आपको फील होता है कि आपको अपने बच्चों पर इसी तरह नज़र रखनी चाहिए या नहीं। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सरदार जी 3 के बारे में। तो इंडिया वालों उससे तैयार हो जाओ सुनने के लिए, क्योंकि आपको ये बात सुनकर, ये खबर सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। क्योंकि सरदार जी 3 ने अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में $2.76 मिलियन कमा लिए। समझ आ रही कोई नहीं भाई, $2.6 मिलियन उन्होंने कमा लिए इस फिल्म पर। तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए लगे थे, तकरीबन 40 करोड़ पे, इंडियन 15 करोड़ लगे थे। और इंडियन कहते थे कि सरदार जी 3 जब रिलीज होगी इसमें हानिया आमिर को नहीं निकाला जाएगा तो इसको लग पता जाएगा, ये रोएगा कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। देखें, उन्होंने अपनी दोस्ती कायम रखी। ये अच्छी बात नहीं है, लोगों को लगेगा कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हानिया आमिर को नहीं निकाला, हानिया आमिर को अपने साथ ही रखा, लेकिन इस बात की फिक्र किए बगैर कि मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अब फिल्म पे टोटल पैसे लगे थे इंडियन 15 करोड़, अब तक वो $2.76 मिलियन कमा चुके हैं सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से। बाकी इंग्लैंड और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पंजाबी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, वहाँ का हिसाब कोई नहीं। पाकिस्तान में भी वो मेरा ख्याल है 30-40 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। अब इतना पैसा उन्होंने कमा लिया, अभी भी सिनेमा पर लगी हुई है वो फिल्म। कितने और कमाती है इंडियंस, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा यार लाजमी बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई आप पर वो नहीं कर रहा हूँ कि आपको मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाई ये लड़ाई मोदी ने खुद करवाई, सब कुछ मोदी ने खुद करवाया। इंडिया के बहुत सारे लोगों ने, इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स ने, फौजियों ने, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों को समझते थे, वो कहते हैं कि भाई जहाँ पर अटैक हुआ था वहाँ तो जगह जगह पर, बहुत सारी जगहों पर चेक पोस्ट है आर्मी की, तो वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? गफलत तो इन लोगों की है। और अगर वो वहाँ पर पहुँच भी गए हैं और वो हमला करें और इतनी देर हमला करते रहे, तो फौज कहाँ थी जिनकी जगह जगह पर चेक पोस्ट है, जगह जगह से वो चेक होकर वहाँ आते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर वो सवाल उठाते हैं, तो जवाब क्यों नहीं देते हो भाई? उनको उठा कर ले जाते हो, जवाब तो दो तुसी। खैर अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नदीम बेग के बारे में। ये पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन किस्म के डायरेक्टर हैं जो कि हुमायूं सईद के साथ ज़्यादा जुड़े रहते हैं, और उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब चाहते हैं कि मेरा कोई भी ड्रामा या फिल्म हो वो नदीम बेग ही शूट करें। नदीम बेग एक्टर नहीं, डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब मैं शूट कर रहा था, उनका एक नया ड्रामा आने वाला है हानिया आमिर और बिलाल के साथ। अब ये जो ड्रामा आने वाला है, इस ड्रामे की उन्होंने बड़ी हाइप क्रिएट करनी है, बातें करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने साइमा नूर के बारे में बातें की, वो सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि किसी दौर में मैंने साइमा जी की ना, जब मैं छोटा होता था तो साइमा जी की तस्वीर मैंने कहीं ना कहीं लगाई होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी मुझे। जिया अली और साइमा जी मुझे अच्छी लगती थी। तो कहते हैं कि साइमा नूर जो है वो सेट पर कोई फालतू बात नहीं करती। इवन हुमायूं सईद कोई भी उनसे कोई बात करता है तो वो करती हैं हाँ हाँ जी जी अच्छा ओके हाँ नहीं, इस तरह से वो बात करती हैं, फालतू कोई बात नहीं करती। और 5 वक्त की नमाजी, और उसके बाद कोई ऐसा सीन नहीं जिसकी एक भी लाइन उनको भूलती हो, हर लाइन उनको याद होती है। और जितने अच्छे से वो परफॉर्म करती हैं, परफॉर्म के बाद भी वो पूछती हैं ये मैंने अच्छा कर लिया या दोबारा कर दूं, ये मेरे से अच्छा हो गया, मैंने बेहतर कर लिया। वो इस तरह की बातें कर कर के तो मैं हैरान था कि यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस। इसमें कोई शक नहीं है कि एक दौर में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है भाई। कोई ऐसी फिल्म जिसमें साइमा ना हो मुमकिन ही नहीं। भले फिल्म्स या फिल्म इंडस्ट्री फ्लॉप रही या जो भी रहा, लेकिन उन्होंने बिजनेस किया। चूड़ियाँ ने बिजनेस किया, निकाह फिल्म थी, और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जिन्होंने बेशुमार पैसा कमाया भाई, बेशुमार पैसा। लेकिन उसके बावजूद, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद, जब वो काम करती हैं तो अपने प्रोफेशन के हवाले से वो इतनी सीरियस होती हैं कि वो सिर्फ स्क्रिप्ट पर नज़र होती है, ना किसी की बात सुन रही होती हैं, ना किसी पर नज़र रख रही होती हैं, और ना ही किसी पर तनकीद कर रही होती हैं। और जब परफॉर्मेंस देती हैं तो पूछती हैं डायरेक्टर से मैंने ठीक कर लिया। अब ये बातें सुनकर मुझे तो लव यू हो गया यार, मज़ा आया यार, सुन के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हानिया और बिलाल, ओफ
कमाल के टैलेंटेड लोग हैं, इतने कमाल के टैलेंटेड लोग हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैं इनकी तारीफ़ें कर रहा हूँ, लेकिन हानिया कमाल की एक्ट्रेस, और उसके बाद बिलाल की तो उन्होंने इतनी तारीफ़ें की, तारीफ़ें करते करते खुद ही कहने लगे कि हो सकता है लोगों को लग रहा हो, किस तरफ इशारा था, बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनकी तरफ इशारा था और वो कह रहे थे कि शायद लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन मैं ये सच में कह रहा हूँ कि ये बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी एक्टिंग बड़ी कमाल की है। और आप सभी को पता है कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की, मज़ा आया लोगों को ड्रामा देखकर। उसके बाद उनका वो जो सीन था, जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, वो सीन, उसके बाद उनकी एक्टिंग संजीदा फनी सारी मिक्स, बड़ी कमाल की एक्टिंग थी, अच्छा लगा। उसके बाद हानिया आमिर का तो आप सभी को पता है आजकल सरदार जी 3 सुपर डुपर हिट्स आ रही है और उसमें उनकी पंजाबी के साथ एक्टिंग बड़ी कमाल की है भाई। अब तो लगता है नादिया खान को तारीफ़ करनी ही पड़ेगी। खैर वो कहती है कि किसी ने मेरे पर अगर वीडियो बनाई ना, उस पर तो मैं FIR कटवा दूंगी। मैं तो अब उन पर बात ही नहीं करता भाई, क्योंकि कौन FIR भुगते भाई। नादिया आप पर तो बात ही नहीं करते हम। आई एम सॉरी नादिया जी, आप पर तो हम आपका नाम भी नहीं लेंगे, मैं डर गया हूँ भाई। लेकिन अब आप गिला ना कीजिएगा कि मेरे पर कोई बात नहीं करता, मेरा कोई साथ नहीं देता। लेकिन जहाँ पर तनकीद होती है वहीं पर आपकी तारीफ़ें भी होती हैं। आपको जहाँ हम दिलेर कहते हैं वहीं पर कभी कभार तनकीद भी करते हैं ना कि आपने यू टर्न ले लिया। तो दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। कभी आपने देखा होगा जब आप किसी ड्रामे पर रिव्यू या किसी बात पर आप बात कर रही थी, अपने अकाउंट से आप कुछ लगाती हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में वाह भी कर रहे होते हैं, ज़बरदस्त भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं और कहते हैं ऐ की कितना है। तो ये मिक्स आता है, रिएक्शन जो होता है वो मिक्स होता है। तो आप गुस्सा ना किया करें, आप हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, आप वैसे ही रहा करें। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हुमैरा के हवाले से जो बातें मैं कर रहा हूँ, हो सकता है उनकी फैमिली के कुछ लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन बात यह है कि माँ बाप को दुख होता है, और जब दुख होता है तो जो समझता है वो बोल देता है। तो मैंने इस हवाले से बात की थी, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, क्योंकि इस वक्त उनकी फैमिली पे जो बीत रही होगी ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वक्त है, क्योंकि ख़ानदान, रिश्तेदार ये सभी बातें करते हैं, और जब ये लोग बातें करते हैं तो फिर बहुत ही जली सड़ी बातें करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।